नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा की होगी शुरुआत, तो वहीं लोकसभा में विनियोग विधेयक पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल और यूपी समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग की अहम बैठक भी आज। इंडिगो का परिचालन धीरे धीरे हो रहा है सामान्य। नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान, जारी रहेंगी कंट्रोल रूम की निगरानी। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास एक विशाल तेल टैंकर किया जब्त। वेनेजुएला के अमेरिका पर लगाया खुली चोरी का आरोप। और भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट T20 सीरीज का दूसरा मैच आज। पहले मैच में शानदार जीत के बाद भारत करेगा बढ़त को दोगुना करने की कोशिश। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है और उच्च सदन में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। और इससे पहले इस मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। तो वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। 9 दिसंबर को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। और साथ ही राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष विभागों की अनुदान मांगों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद किए गए कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी का वक्तव्य भी कार्यसूची में शामिल है। और इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट्स भी उच्च सदन में रखी जाएंगी। और प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल किए जाएंगे और जिनका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। वहीं लोकसभा में आज के विधायी कार्य की बात करें तो विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 पुनः स्थापित विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगी। सदन में आज नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। तो वहीं संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को पेश करने के समय को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। और इसी के साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा की कार्यसूची में सूचीबद्ध है। और इसके अलावा सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय स्थायी समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी। तो वहीं प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल होंगे और जिनका संबंधित मंत्री जवाब देंगे। देश में इंडिगो की उड़ानों के रद्दीकरण और देरी की घटनाओं के बाद अब लगातार व्यवस्था में सुधार आ रहा है। पूरे देश में इंडिगो के ऑपरेशन अब स्थिर हो रहे हैं। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विमानन मंत्रालय के कंट्रोल रूम का कल जायजा लिया और वर्तमान स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। कंट्रोल रूम की ओर से यात्रियों की चिंताओं को जल्द और प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही यात्रियों की उड़ान संबंधी दिक्कतों के समाधान के लिए मंत्रालय ने कंट्रोल रूम नंबर 011-2460-4283 और 011-2463-2987 जारी किया है। यात्री एयर सेवा ऐप और वेब पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को आज कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। डीजीसीए ने सीईओ को परिचालन व्यवधानों से संबंधित डेटा और अपडेट्स के साथ एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। और इस बीच इंडिगो ने अपना संशोधित शेड्यूल डीजीसीए को कल सौंप दिया है। एयरलाइंस को अपने शीतकालीन शेड्यूल के तहत करीब 2200 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
और इसमें 10% की कटौती का मतलब रोजाना लगभग 220 उड़ानों की कमी होगी। बता दें आपको कि बीते दिनों हजारों उड़ानें रद्द करने वाली इंडिगो का टॉप मैनेजमेंट लगातार परिचालन सामान्य करने में जुटा हुआ है। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा है कि एयरलाइंस का निदेशक मंडल हाल में हुए उड़ान व्यवधानों के हर पहलू की जांच करेगा। Airline let you down. We owe answers to our customers, to our government, to our shareholders, and equally importantly, to our employees. We assure you that we will examine every aspect of what went wrong, and we will learn from it. The board has decided it will involve external technical experts to work with the management and help determine the root causes and ensure corrective action. केरल को छोड़कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा कराने के प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे और इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि आयोग ने केरल के लिए आखिरी तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी है। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी, तो वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बहुमंजिला इमारतों में बूथ सर्वेक्षण पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के काम से चुनाव आयोग असंतुष्ट है। सवाल उठाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इन इमारतों में बूथों से संबंधित एक भी प्रस्ताव क्यों नहीं आया। चुनाव आयोग ने यह सवाल राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से पूछा है। राज्य की कितनी बहुमंजिला इमारतों में मतदाता केंद्र पोलिंग बूथ होंगे और इस पर रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख पिछले सोमवार को थी। चुनाव आयोग की ओर से निर्देश दिए गए थे कि ऐसी बहुमंजिला इमारतों, हाउसिंग सोसाइटियों और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशनों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनमें 250 से या 500 से अधिक मतदाता हैं और उनके कम्युनिटी हॉल में नए मतदान केंद्र बनाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने डीईओ के लिए इस काम को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुमंजिला इमारतों में बूथ बनाने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था और जिसके बाद मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता में बहुमंजिला इमारतों के एसोसिएशन के साथ बैठक की और उनसे इस मामले में आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराने को कहा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। यहां ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहे एक शख्स भोला घोष की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके भाई और ड्राइवर की मौत हो गई। भोला के परिवार वाले इस मौत पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। जेल में बंद शाहजहां शेख पर परिवार वालों ने सीधे आरोप चढ़े हैं। ইচ্ছা করে মেরে দিয়েছে শাহজাহান শেখ, জেলে বসে পরিকল্পনা করছে এর কি কোনোদিন বিচার হবে না? সারা জীবন নির্ভয় মায়ের কোলই শুধু খালি হবে। বিচার চাই, আর কিচ্ছু চাই না কোর্টের আদালতের কাছে, যে কবে বিচার পাবো এই আশায় আছি। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने वक्फ संपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के कारण ही राज्य की 80,000 वक्फ संपत्तियों में 54,000 संपत्तियों का पंजीकरण केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार उम्मीद पोर्टल पर समय से नहीं हुआ है। मुर्शिदाबाद के कुछ मुतवल्लियों यानी कि संपत्ति प्रबंधकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम
से संबंधित बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर करने के बावजूद राज्य सरकार ने पोर्टल पर संपत्तियों के नाम दर्ज करने में तत्परता नहीं दिखाई। भाजपा नेता ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा कर 54,000 वक्फ संपत्तियों को समय पर पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया मई महीने से शुरू हुई थी और अक्टूबर से केंद्र की ओर से इस संबंध में कई बार पत्र भेजे गए। शुभेंदु ने बताया कि नवंबर में बिल्कुल आखिरी समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने संपत्ति पंजीकृत करने के लिए निर्देशिका जारी की। शुभेंदु का दावा है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किरण रिजिजू जी खुद लेटर दिया सब चीफ मिनिस्टर को, ये तुरंत इसको अपलोड कीजिए। 6 दिसंबर अपलोड का टाइम खत्म हो गया। बंगाल में 80,000 वक्फ प्रॉपर्टी है इनिशियली, उसमें 26,000 अपलोड किया है, नॉट वेरीफाइड येट। इसका वेरीफाइड होने के बाद भी संख्या और भी कम जाएगा, घट जाएगा। ये लोग को अभी ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो टाइम डेट एक्सटेंशन नहीं किया। जो मुसलमान लोग ममता बनर्जी को भरोसा करने का काम करता था, वो मुसलमान लोग और वक्फ प्रॉपर्टी को जो कस्टोडियन मुतवाली, ये लोग को सड़क पे बैठाने का काम उनकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी करती है। शुभेंदु अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुतवल्ली मोहम्मद जलालुद्दीन अफाज ने आरोप लगाया है कि जिले में वक्फ संपत्तियों पर तृणमूल के बड़े मंझेले और छोटे नेताओं की नजर है और जानबूझकर ये काम किया गया है। जो ममता बनर्जी है ना, मेरा सीएम है बंगाल का, उसको मैडम इग्नोर करता है। मुस्लिम जो प्रॉपर्टी है, वक्फ संपत्ति है, वो वक्फ संपत्ति ठीक वक्त में दाखिल नहीं हुआ उम्मीद पोर्टल का। मुस्लिम समाज आश्वस्त रहता है जो ममता बनर्जी है मेरा, तो हम तो सब कुछ ठीक है। 80,000 वक्फ संपत्ति है, 26,000 उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संपत्ति को लेकर कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर सरकार का कुछ नहीं करने वाली बात झूठ है। उन्होंने कहा कि पहले इसे वक्फ बोर्ड अपलोड करता था और अब इसे मुतवल्ली अपलोड करेंगे। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना के तहत गरीब लाभार्थियों के लिए चावल अन्य राज्यों और देश में बड़े पैमाने पर चोरी करके निर्यात किया गया। भाजपा नेता सीटी रवि ने विधान परिषद में कहा है कि सिंगापुर के बाजारों में अन्न भाग्य योजना के लाभार्थियों के लिए रखा गया 25 किलो का एक बोरा 8,000 रुपए में बिक रहा है। सरकार को इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करना चाहिए। तो वहीं इस पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा ने कहा है कि इस मामले में 570 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 314 वाहनों को जब्त किया गया है। In Karnataka, the rice coming from Delhi, so it is sold to Dubai, other countries, because no proper investigation not happening in Karnataka. I think because of this government, because of the minister, rice is going outside the country in the black market. Shame to Congress party. This government failed to protect this ration rice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उन्हें याद किया। एक्स संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। सुब्रमण्यम भारती के काव्यों ने साहस का संचार किया और उनके विचारों में अनगिनत लोगों के मन पर अनमिट छाप छोड़ने की शक्ति थी। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को प्रज्वलित किया। उन्होंने एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में काम किया। तमिल साहित्य को समृद्ध बनाने में उनका योगदान अतुलनीय है।
और आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती है और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा किए। अमित शाह ने लिखा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। जनसेवा के प्रति समर्पित नेता मुखर्जी जी की संविधान की गहरी समझ ने सार्वजनिक पदों पर उनके कार्यालय को परिभाषित किया। उनका जीवन और कार्य हमारी लोकतांत्रिक यात्रा को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रखर नेता और संगठक बाला साहेब देवरस जी की जयंती है और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाला साहेब देवरस जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को सराहा। अमित शाह ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि संघ के तृतीय सरसंघचालक सामाजिक समरसता के प्रतीक बाला साहेब देवरस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। संघ की शुरुआत से लेकर उनके एक विशाल संगठन बनाने और देश भर में विस्तार देने में बाला साहेब देवरस जी का अमूल्य योगदान रहा। उन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया और युवाओं को चरित्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम के लिए प्रेरित करते रहे। सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करने वाले बाला साहेब जी का स्पष्ट मानना था कि यदि दुनिया में अस्पृश्यता पाप नहीं है तो फिर कुछ भी पाप नहीं है। देश के राष्ट्रीय सामाजिक जीवन में वह सदैव एक दीप स्तंभ के समान प्रकाशमान रहेंगे। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जेपी नड्डा ने तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक समाज का उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान, इस सिद्धांत को जीवन का आधार बनाने वाले परम पूज्य मधुकर दत्तात्रेय बाला साहेब देवरस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। बाला साहेब जी में अपने विचार और कार्यों के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का वंदनीय प्रयास किया। समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके चिंतन में भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की थी। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा हेतु उनका संघर्ष करोड़ों स्वयंसेवकों के लिए अनुकरणीय है। मां भारती की सेवा के लिए समर्पित उनका जीवन दर्शन और ओजस्वी विचार हमें राष्ट्र और जन सेवा हेतु समर्पित रहने की प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में नित नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। एक एक आयाम अपने आप में एक भावनात्मक कोशिश है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की छटा को निखारने की, संवारने की और उसे भारतीयता से ओत-प्रोत करने की। संगमम के 9वें दिन काशी के नमो घाट पर पहुंचा सेज अगस्त व्हीकल एक्सपीडिशन की एक दल जो 2 दिसंबर को तमिलनाडु के तेन काशी से चलकर विभिन्न राज्यों से गुजरता हुआ काशी पहुंचा। काशी से हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी की एक खास रिपोर्ट।
पीठ पर सजे अगस्त्य व्हीकल एक्सपीडिशन प्रिंटेड टी शर्ट पहने ये सदस्य पूरे एक ग्रुप में 10 दिसंबर की शाम को काशी के नमो घाट पर पहुंचे। 54 सदस्यीय इस दल में विभिन्न ग्रुप के लोग शामिल थे जो तमिलनाडु की प्रगति और समृद्धि की गाथा को पहुंचाने के उद्देश्य के साथ विभिन्न राज्यों से होते हुए काशी पहुंचे। जो मुख्य उद्देश्य था, तमिलनाडु की जो राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि रही है 4 विभिन्न क्षेत्रों में, जो कि मेडिसिन, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल सर्विस, इस फील्ड में जो उपलब्धि रही है उसके बारे में लोगों को बताते आ रहे हैं। इसके माध्यम से बेसिकली काशी तमिल कनेक्ट को और मजबूत करने की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है ये। काशी के नमो घाट पर स्वागत कार्यक्रम में तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पहुंचकर तमिल भाई बहनों के जोश को दोगुना कर दिया। सदस्य के सभी लोगों का स्वागत सत्कार किया गया और साथ ही साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से वातावरण में एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव हर किसी को ओतप्रोत कर गया। एक आदमी का आपका प्यार बहुत ज्यादा है, आपका प्यार बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत अच्छा कोल्ड, बहुत बढ़िया कोल्ड है, बट आपका प्यार कोल्ड के ऊपर है, कोल्ड के ऊपर आपका प्यार है। तो 100% वी ऑल विल नेवर फॉरगेट इट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पहुंचे उप सचिव महोदय ने भी छठे डेलीगेशन को लेकर दूरदर्शन से जानकारी साझा की। 3-4 दिन का प्रोग्राम है, कल्चर प्रोग्राम जैसे ये हो रहा है। काशी तमिल संगमम में अब तक लगभग 1400 प्रतिभागी आ चुके हैं और हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव कार्यक्रम के सफलता के द्योतक हैं। निश्चित तौर पर ये जो प्रयास है, ये प्रयास अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे हम लगातार बता रहे हैं, यहाँ पर दिलों को जोड़ने की बात हो रही है भाषा, क्षेत्र और क्यूजिन के माध्यम से, क्योंकि भाषाएं एक ही हैं। हम उनको समझें और जानें तो समझ में आएगा इसमें भाव जुड़ा हुआ है और भाव है भारत का और हम भारतीय हैं। यही बात हम सब में दिख रही है। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज वाराणसी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक्स पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आधुनिक तमिल साहित्य के जनक सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी जयंती पर नमन। औपनिवेशिक सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना करते हुए महाकवि ने क्रांति की प्रज्वलित लौ को थामे रखा और अपनी जोशीली देशभक्तिपूर्ण कविताओं से स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। और साथ ही उन्होंने सामाजिक सुधारों के माध्यम से एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाज के निर्माण के भारत के सभ्यतागत लक्ष्य को आगे बढ़ाया। उनकी बुद्धिमत्ता प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बनी रहेगी। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।